आज हमारे पास न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, न्यूक्लियर वेपन्स हैं, और हम एटम्स की न्यूक्लियस में जो एनर्जी है उसको हार्नेस कर पाते। तो क्या ऐसा पहले से पॉसिबल था? क्या लोग ऐसा सोच रहे थे कि हम किसी न किसी दिन एटम के न्यूक्लियस में जो एनर्जी है उसको हार्नेस कर पाएंगे, उसको हासिल कर पाएंगे? तो ऐसा नहीं था। कई जो सीनियर साइंटिस्ट थे ना, वो ऐसा मानते थे कि एटम्स की न्यूक्लियस में से एनर्जी हासिल करने की बात करना एक मजाक है। मतलब इस बात पे वो लोग हंस देते थे कि ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। जैसे कि रॉबर्ट एम मिलिकन नाम के साइंटिस्ट ने 1928 में कहा था कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, मैन कभी भी एटम्स के न्यूक्लियस की एनर्जी को हार्नेस कर पाएगा। और ऐसा सोचना कि जब कोयला खत्म हो जाएगा तब हम एटम्स की एनर्जी का यूज करेंगे, ये एक सपने जैसा है। और रुदरफोर्ड ने 1930 में भी ऐसा कहा था कि ऐसा कोई सोच रहा है कि हम एटम्स के ट्रांसफॉर्मेशन में से एनर्जी को हासिल कर पाएंगे, तो वो ऐसे बात कर रहा है जैसे कोई आदमी दारू पी के बात कर रहा है। कई सीनियर साइंटिस्ट ऐसा मानते थे कि हम कभी भी एटम्स में न्यूक्लियस की एनर्जी है उसको हार्नेस नहीं कर पाएंगे। तो इसकी कोई तो वजह होगी कि ये साइंटिस्ट ऐसा मानते थे। इस वजह को समझने से पहले हम समझते हैं कि रेडियो एक्टिविटी की प्रोसेस उसको सबसे पहले किसने पहचाना और कैसे पहचाना। तो स्टार्टिंग में जब यूरेनियम और मिला था तो ये और की प्रॉपर्टी थे, अगर इस पर यूवी लाइट डाला जाए तो ये अपने आप कोई से प्रकार की विजिबल लाइट को रिफ्लेक्ट करता था। स्टार्टिंग में साइंटिस्ट को लगा ये प्रोसेस फर्स्ट फ्लोरेसेंस प्रोसेस। इस प्रोसेस में अगर किसी ऑब्जेक्ट पे किसी एक्स स्पेक्ट्रम की लाइट को डाला जाए तो वो किसी और स्पेक्ट्रम की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। इसी विषय पर साइंटिस्ट हेनरी बेकेरेल एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था। तो एक्सपेरिमेंट में वो क्या करते थे, एक फोटोग्राफिक प्लेट रखते थे और उसके ऊपर यूरेनियम ओर को रखते था और उसको सन में रख देते थे। तो जैसे ही यूरेनियम और सन में से रेडिएशन एब्सॉर्ब करता था और दूसरा रेडिएशन रिलीज करता था, जैसे फोटोग्राफिक प्लेट में उसकी इमेज बन जाती थी। तो एक दिन ऐसा हुआ, बाहर बारिश हो रही थी, तो फिर साइंटिस्ट ने इस रेडियोएक्टिव प्लेट और यूरेनियम ओर को अपने एक ड्रॉवर में रख दिया जहाँ पे सनलाइट ना पहुँच पाए। लेकिन कुछ दिनों बाद उन्होंने देखा फोटोग्राफिक प्लेट फिर भी रेडिएशन से एक्सपोज हुई है, जबकि यूरेनियम ओर पे किसी भी प्रकार की लाइट नहीं डाली गई है, वो तो बंद ड्रॉवर में था। इसका मतलब है रॉक में से अपने आप कोई एनर्जी निकल रही। तो लोग समझ नहीं पा रहे थे कि किसी रॉक में कोई भी एनर्जी डाले बिना वो अपने आप एनर्जी कैसे रिलीज कर सकता है। ये तो थर्मोडायनामिक्स के लॉ ऑफ कंजर्वेशन का वायलेशन था। इसका मतलब ये रॉक कहीं से एनर्जी जनरेट करता है। मतलब एक रूल है थर्मोडायनामिक्स में, एनर्जी नाइदर कैन बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। ये लोग समझ नहीं पा रहे थे जब तक साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपना इक्वेशन नहीं दिया। उनका इक्वेशन था E = mc², जो दिखाता था कि मास और एनर्जी एक दूसरे में कन्वर्टेबल है। तब साइंटिस्ट को पता चला ये एनर्जी यूरेनियम के न्यूक्लियस में से आ रही है। यूरेनियम का छोटा छोटा मास एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। ये पता चलने के बाद कि मास को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता, उस समय के कई जो बुक राइटर्स थे उन्होंने बुक लिखना चालू किया। एक राइटर थे H.G. वेल्स, उन्होंने एक बुक लिखी द वर्ड सेट फ्री। उसमें पहली बार किसी न्यूक्लियर या फिर एटम बम का जिक्र किया गया था। उसमें उन्होंने यूरेनियम बेस्ड ग्रेनेड का इमेजिनेशन किया था जो अनंत काल तक फटता रहेगा। लेकिन इस सब के बाद भी साइंटिस्ट को ये आइडिया एकदम मजाक लगता था, इम्पॉसिबल लगता था। उसके पीछे की वजह क्या थी? उसके पीछे की वजह थी कि हम जानते थे कि एटम्स के न्यूक्लियस में से एनर्जी को हार्नेस किया जा सकता है, लेकिन अभी तक हम न्यूक्लियस से कुछ करवा नहीं पा रहे थे। अभी तक हम जो देख रहे थे वो जो नेचुरली जो यूरेनियम का डिके हो रहा है उसको देख रहे थे।
हम न्यूक्लियस के साथ कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। तभी तो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था ऐसी जरा सी भी पॉसिबिलिटी नहीं है हम एटम की एनर्जी को हार्नेस कर पाएंगे। इसका मतलब ये होगा अगर हम उसको हार्नेस कर दिया तो हम एटम को अपनी मर्जी से कभी भी तोड़ पाएंगे। यूरेनियम एक एटम के फिजन से जो एनर्जी जनरेट होती है वो एटम के रेफरेंस से बहुत ज़्यादा है, लेकिन ह्यूमंस के और पूरी अर्थ के कंपेरिजन बहुत कम है। एक यूरेनियम एटम के फिजन से इतनी कम ऊर्जा जनरेट होती है कि उससे 20 गुना ज़्यादा एनर्जी लगेगी किसी एक सैंड पार्टिकल को पेपर की थिकनेस जितनी हाइट तक लिफ्ट करने के लिए। तो किसी भी न्यूक्लियस के सेंटर में पॉजिटिव चार्ज रहता है प्रोटॉन्स की वजह से। उस टाइम तक हम सिर्फ प्रोटॉन को जानते थे, प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई थी। हम जब प्रोटॉन को न्यूक्लियस की तरफ फायर करते थे दोनों, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूक्लियस दोनों पॉजिटिवली चार्ज है, तो बहुत ही ज़्यादा एनर्जी लगती थी प्रोटॉन को न्यूक्लियस में फायर करने के लिए, और दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं। इसकी बहुत कम पॉसिबिलिटी थी जिससे न्यूक्लियर फ्यूज़न हो पाए। अगर किसी तरह न्यूक्लियर फ्यूज़न हो भी गया, प्रोटॉन न्यूक्लियस में चला भी गया, एटम को ब्रेक भी कर गया, तो बहुत ही कम एनर्जी जनरेट होती, इतनी कम जो एक सैंड पार्टिकल को एक पेपर की थिकनेस जितने हाइट तक लिफ्ट करने से भी 20 गुना कम। तो इसीलिए साइंटिस्ट सामान देते हैं न्यूक्लियस की एनर्जी को हार्नेस करना इम्पॉसिबल। लेकिन उसके बाद कहानी में एंट्री होती है हीरो की, जब साइंटिस्ट चैडविक ने न्यूट्रॉन की शोध की। न्यूट्रॉन एकदम न्यूट्रल चार्ज है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, मतलब इसको बहुत ही कम एनर्जी चाहिए किसी न्यूक्लियस से फायर करने चाहिए, और किसी न्यूक्लियस से फायर हो गया तो उसका वो फिजन करता था। उसी टाइम पे एक साइंटिस्ट है लियो ज़िलार्ड, उन्होंने H.G. वेल्स की बुक पढ़ी थी द वर्ल्ड सेट फ्री। तभी से वो एटम बम के बारे में सोच रहे थे। उन्होंने रास्ते पे चलते चलते एक गजब की डिस्कवरी थी। उनको ये मोमेंट याद है कि उनको कब ये आइडिया आया था, उन्होंने शेयर किया तब वो रास्ते पे चल रहे थे। उन्होंने सोचा एक न्यूट्रॉन से किसी न्यूक्लियस को फ्यूजन किया जा सकता है, तो क्या कोई ऐसा एलिमेंट फाइंड करें जिससे उनके फ्यूजन हम एक न्यूट्रॉन से करें तो वो 2 न्यूट्रॉन रिलीज करें, फिर वो 2 न्यूट्रॉन और 2 एटम्स का फ्यूजन करेंगे। इस तरह चेन रिएक्शन होगा और बहुत ही ह्यूज अमाउंट में एनर्जी जनरेट हुई। यही वो थॉट था जिसने साइंटिस्ट की सोच बदल दी। जिसमें बड़े बड़े साइंटिस्ट मानते थे न्यूक्लियर एनर्जी पॉसिबल नहीं है, वो मानने लगे हाँ न्यूक्लियर एनर्जी को हार्नेस किया जा सकता है। तो क्या होता है न्यूक्लियर एनर्जी को हासिल करने की प्रोसेस? एक यूरेनियम एटम रहता है, उसमें एक न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन फायर किया जाता है, उसमें जो 2 न्यूट्रॉन रिलीज होते हैं वो 2 एटम का फ्यूजन कर, उसमें 4 न्यूट्रॉन रिलीज होते हैं वो और 4 यूरेनियम एटम का फ्यूजन करते हैं। इस तरह एटम्स का न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। पहले ही एक एटम बहुत ही कम एनर्जी जनरेट करता, लेकिन इस चेन रिएक्शन से बिलियंस ट्रिलियंस ऑफ एटम का फ्यूजन हो सकता है। अगर इसी प्रोसेस में हम किसी तरह न्यूट्रॉन के अमाउंट्स को कंट्रोल करें तो हम ये निश्चित कर सकते हैं हम एटम बम बना रहे हैं या न्यूक्लियर पावर प्लांट बना रहे हैं। अगर हम न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करें और ऐसा प्रोसेस को डिज़ाइन करें कि एक एटम के फ्यूजन से सिर्फ एक ही न्यूट्रॉन रिलीज होगा और एक न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो एकदम स्टेडी रिएक्शन होगा जिससे कांस्टेंट एनर्जी जनरेट होगी। अगर हम न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब ना करें और इस चेन रिएक्शन को होने दें तो बहुत ज़्यादा एनर्जी जनरेट होगी और बहुत बड़ा ब्लास्ट होगा, जिसको हम न्यूक्लियर बॉम्ब्स कहते हैं। तो इसी तरह न्यूट्रॉन ये हीरो है जिसने साइंटिस्टों की सोच बदल दी कि हाँ न्यूक्लियर एनर्जी को हार्नेस किया जा सकता है। अगर न्यूट्रॉन ना होता तो शायद न्यूक्लियर एनर्जी को हार्नेस करना पॉसिबल नहीं होता।